हेलो बच्चों, आज हम ले रहे हैं कृषि प्रणाली के रूप या टाइप्स ऑफ फार्मिंग के कितने प्रकार की कृषि की जाती है। तो पहले तो ये देखें कि कृषि प्रणाली के रूप से मतलब क्या है, कि कृषि प्रणाली का टाइप्स ऑफ फार्मिंग का मतलब क्या है। तो कृषि के विभिन्न रूपों से तात्पर्य है कृषि को भूमि के प्रकार, किस तरह की भूमि है उसके प्रकार के आधार पर, उसकी उपलब्धता कितनी है, 1 हेक्टेयर तक उपलब्ध है, 2 हेक्टेयर, 5 से ज्यादा हेक्टेयर कितनी उपलब्ध है, उसका उपयोग किस में किया जाता है, पशु तथा फसल उत्पादन के आधार पर, और उसमें कौन सी फार्म क्रियाएं की जाती हैं, उनके आधार पर कृषि का हम वर्गीकरण करते हैं। कृषि प्रणाली का कि कौन सी कृषि प्रणाली है, जैसे जमीन भूमि के प्रकार के आधार पर हम वर्गीकृत कर सकते हैं, या उसकी उपलब्धता कितनी है, किसी के पास 1 हेक्टेयर तक उपलब्ध है, किसी में 5 हेक्टेयर तक उपलब्ध है, किसी में परिवार के सदस्य मिलकर काम करते हैं, कोई आपस में ग्रुप बनाकर काम करते हैं जिसे सामूहिक कृषि कहते हैं, कोई पारिवारिक, इस तरह से अलग अलग प्रकार से उसको बांटा गया है। तो आज हम लेंगे कि कृषि प्रणाली के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं। तो इसकी पहले परिभाषा लें कि प्रोफेसर जॉनसन के अनुसार जब किसी समूह में बहुत से फार्म मतलब खेत, फसलों एवं पशुओं के उत्पादन के अनुपात एवं उत्पादन में प्रभावित विधियों एवं प्रणालियों में बिल्कुल समान होते हैं, तो उन फार्मों को कृषि के रूपों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो ये परिभाषा दी है प्रोफेसर जॉनसन ने। अब हम लेते हैं कि कृषि प्रणाली कितने प्रकार की है। किसान द्वारा खेती करने हेतु जो पद्धति अपनाई जाती है उस कृषि पद्धति को वह कृषि को ही हम क्या कहते हैं, कृषि प्रणाली कहते हैं। मतलब किसान जो है जब खेती करता है तो उसमें जो पद्धति वो अपनाता है उसी को हम क्या कहते हैं, कृषि प्रणाली या कृषि पद्धति कहते हैं। अब इसमें सामान्य रूप से फार्म और प्रबंध के आधार पर खेती करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें से हमने कुछ तरीके लिए हैं। जैसे पहला है राजकीय अथवा सरकारी कृषि, स्टेट फार्मिंग कहते हैं जिसको। व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक कृषि, इंडिविजुअल और फैमिली फार्मिंग हो सकती है। पूंजीवादी कृषि या कैपिटलिस्ट फार्मिंग हो सकती है। सामूहिक कृषि हो सकती है, कलेक्टिव फार्मिंग। संयुक्त कृषि हो सकती है, जॉइंट फार्मिंग। या सहकारी या कोऑपरेटिव फार्मिंग हो सकती है। मतलब कृषि की जो पद्धति अपनाई जाती है किसान के द्वारा वो इतने प्रकार की हो सकती है। मुख्यतः हमने 6 प्रकार की ली है कि राजकीय या सरकारी कृषि है, व्यक्तिगत है, पूंजीवादी है, सामूहिक है या संयुक्त है, या सहकारी कृषि है। अब अपन इनका अलग अलग लेते हैं कि किस प्रकार की है। राजकीय अथवा सरकारी कृषि क्या है, जैसा कि इसके नाम से ही है कि इसमें क्या होगा, भूमि पर जो है संपूर्ण जो भूमि है कृषि योग्य उस पर सरकार का स्वामित्व होगा, राज्य का स्वामित्व होगा, और राज्य क्या करेगा, अपने द्वारा कर्मचारी नियुक्त करेगा और अपनी पसंद की खेती वहां पर करवाएगा। मतलब स्टेट फार्मिंग या राजकीय अथवा सरकारी कृषि का मतलब क्या है, इस प्रकार की कृषि में संपूर्ण भूमि, जितनी भी कृषि योग्य भूमि है उस पर सरकार का स्वामित्व होता है, और इस कृषि में राज्य अपने द्वारा नियुक्त कर्मचारियों द्वारा स्वयं की पसंद की खेती करवाता है। इस प्रणाली में भूमि तथा उत्पादन पर सरकार का स्वामित्व होता है तथा श्रमिकों को निर्धारित दर से मजदूरी दी जाती है। तो इस खेती को हम क्या कहेंगे, राजकीय अथवा सरकारी कृषि। इसकी 3 विशेषताएं हो गई क्या, एक तो संपूर्ण भूमि पर सरकार का स्वामित्व रहेगा, दूसरा सरकार अपने द्वारा अपने कर्मचारियों को नियुक्त करेगी और अपनी ही पसंद की खेती वहां पर करवाएगी, और श्रमिकों को एक निर्धारित दर पर मजदूरी दी जाएगी। अब इसके लाभ क्या है, लाभ सबसे पहला तो ये है कि सरकार जब खेती करेगी तो उसमें नए नए प्रयोग होंगे, नए नए रिसर्च होंगे, नया नया मतलब नव प्रवर्तन होगा। इसमें उन्नत किस्म के बीज, खाद आदि का उत्पादन करके बेचेगी, सरकार बेच सकती है, जिससे अन्य किसानों को भी लाभ हो सकता है। कमियां क्या होगी, कमियां यह है कि ये कहते हैं कि सबसे पहले ये जो प्रणाली है राजकीय अथवा स्टेट फार्मिंग जो है सबसे पहले रूस में अपनाया गया था, पर ये लाभदायक साबित नहीं हो पाई। भारत में इस प्रणाली को अपनाना अनुचित और कठिन होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को, या कहीं पर भी लें, मतलब हमारे यहाँ पर लोगों को अपनी जमीन से बहुत लगाव होता है और वो अपनी भूमि का स्वामित्व कभी भी छोड़ना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए यदि सरकार जबरदस्ती उनसे भूमि लेगी तो इसका विद्रोह हो सकता है, या फिर ये कहें कि इससे क्या होगा,
यदि सरकार ने सारी भूमि का स्वामित्व ले लिया तो सरकारी जो कर्मचारी या प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका वर्चस्व बढ़ने से भ्रष्टाचार की संभावना अधिक हो सकती है। इससे उत्पादन की लागत बढ़ सकती है और उत्पादन कम हो सकता है। तो इस तरह से ये इसमें परेशानियां हो सकती हैं। लाभ क्या है, क्योंकि सरकार खेती करवा रही है तो इसमें नए नए रिसर्च होंगे, नए नए रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा, नव प्रवर्तन होगा। परंतु कमी क्या है कि इससे क्या होगा कि कुछ तो भारत जैसे देश में जो है लोगों का भूमि से लगाव है, इसलिए वो छोड़ना पसंद नहीं करेंगे। दूसरा, यदि छोड़ भी दिया तो इसमें सरकारी अधिकारियों का वर्चस्व बढ़ जाएगा, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना हो सकती है और इसमें कृषि की लागत जो है, उत्पादन लागत बढ़ सकती है। तो इसलिए ये सारी इसमें कमियां हैं। अब देखते हैं दूसरी, व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक कृषि। व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक कृषि जैसा कि नाम से ही है कि इसमें किसान जो होता है वो भूमि का मालिक होता है और उसके परिवार के सदस्य जो होते हैं वो खेती करते हैं। यदि उसके पास भूमि अधिक है तो फिर वो मजदूरों पर श्रमिक जो है वो मजदूरी पर लगाता है। तो व्यक्तिगत तो पारिवारिक कृषि का मतलब है कि इसमें किसान जो होता है स्वयं भूमि का मालिक होता है और अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से खेती करता है। लेकिन यदि उसके पास जमीन बहुत ज्यादा है और परिवार के सदस्य नहीं कर पा रहे हैं तो वो उस पर श्रमिक या मजदूरी पर श्रमिक लगाता है। फायदा क्या होगा इसमें? एक तो भूमि संबंधी अधिकार जो किसान का है वो सुरक्षित रहेगा। यदि मेरी भूमि है तो मेरा अधिकार सुरक्षित रहेगा और मैं बहुत ज्यादा उत्साह से मतलब उसमें उत्पादन बढ़ाने की कोशिश, हर संभव कोशिश करूंगी। इसमें मध्यस्थ जो है उनके द्वारा मध्यस्थों की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि किसान स्वयं जो है अपनी भूमि का मालिक है, अपनी पसंद की खेती करेगा, इसलिए इसमें मध्यस्थों की संभावना कम हो जाती है। किसान अपनी आय में वृद्धि कर सकता है, मतलब अपनी खेती को और ज्यादा, खेती में किसान जो है भूमि पर कृषि एक तो इंटेंसिव मतलब विस्तृत खेती कर सकते हैं और एक एक्सटेंसिव हो सकती है और एक गहन हो सकती है। मतलब विस्तृत भी कर सकता है और गहन भी। इंटेंसिव गहन कर सकता है और एक्सटेंसिव मतलब विस्तृत, दोनों प्रकार की। यदि जमीन ज्यादा है, जमीन का विस्तार करके अपने उत्पादन को बढ़ा सकता है, या जमीन उसके पास सीमित है तो उसमें श्रमिकों को, पूंजी को ज्यादा लगाकर, नई तकनीक को अपनाकर वो खेती व उत्पादन को बढ़ा सकता है। तो इसमें अपना, जब किसान के पास भूमि सुरक्षित है तो वो अपनी आय में वृद्धि करने का हर संभव प्रयास करेगा, जिससे बेरोजगारी दूर होगी। ये प्रणाली लेकिन केवल छोटे जो जोत वाले खेत हैं वहां पर ही लाभदायक है। बड़े खेतों में ये लाभकारी नहीं है कि व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से वहां पर काम करके उत्पादन को बढ़ाए, यह संभव नहीं है। लेकिन यदि छोटी जोत है तो वहां पर व्यक्तिगत या पारिवारिक कृषि जो है वो लाभदायक होगी। तो इस तरह से ये इसके लाभ हुए। नाम से पता चल गया कि व्यक्तिगत या पारिवारिक कृषि का मतलब है जिसमें भूमि पर स्वयं का व्यक्ति, किसान का स्वामित्व है और उसके परिवार के सदस्यों की सहायता से वो खेती करता है। जिससे अपनी पसंद की खेती करता है तो वो अपने उत्पादन को बढ़ाने का हर संभव प्रयास करता है और इसमें मध्यस्थों की कोई संभावना नहीं रहती है। लेकिन अब इसमें कठिनाई क्या हो सकती है या इसकी कमियां क्या हो सकती हैं कि इससे छिपी हुई बेरोजगारी की संभावना बढ़ सकती है। क्योंकि जब परिवार के सदस्य काम करते हैं तो भूमि पर, तो सारे के सारे परिवार के सदस्य जब उस खेती पर काम करने लग जाते हैं, चाहे परिवार में 5 सदस्य हैं और जमीन हमारे पास है ही नहीं इतनी कि 5 सदस्य वहां पर काम करें, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, छिपी हुई बेरोजगारी बढ़ेगी। क्योंकि व्यक्ति के, उस किसान के परिवार के सारे ही सदस्य उस खेती में लग जाएंगे, जबकि उनका उत्पादन इतना हो ही नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में छिपी हुई बेरोजगारी बढ़ने की संभावना रहेगी व्यक्तिगत या पारिवारिक कृषि में, जिससे जिन व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है वो भी कृषि कार्य में संलग्न रहता है और अर्थव्यवस्था में छिपी हुई बेरोजगारी बढ़ने लग जाती है। इससे क्या होगा, भूमि का उपविभाजन एवं अपखंडन होगा। मतलब व्यक्तिगत कृषि या पारिवारिक कृषि से क्या होगा, जमीन और छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ती जाएगी। क्योंकि व्यक्ति का, किसान का स्वयं का स्वामित्व है तो वो उसको क्या करेगा, उसको उत्तराधिकारी की प्रणाली के द्वारा अपने बच्चों में उसको बांटता जाएगा, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ती जाएगी, जिससे भूमि का जो अपविभाजन या अपखंडन होगा, छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगी, जिससे उसका उस पर खेती करना या मशीनों का उपयोग करना मुश्किल हो जाएगा। इससे क्या होगा, कृषि के जब खेती छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगी तो ऐसी स्थिति में उस पर यंत्रों का उपयोग करना मुश्किल हो जाएगा। इसमें उन्नत तकनीक को अपनाने में जो है वो बाधा उत्पन्न होगी। इसके साथ ही जब कृषि छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगी तो ऐसी स्थिति में बड़े पैमाने पर कृषि करने से जो लाभ होते हैं
मतलब यदि किसी चीज को बड़े पैमाने पर करते हैं तो उसमें कुछ बचतें प्राप्त होती हैं, वो किसानों को प्राप्त नहीं होंगी। और इसमें कृषि की लागत का सही मूल्यांकन नहीं हो पाएगा, क्योंकि परिवार के सारे सदस्य जो हैं वो कृषि में लगे हुए हैं, उनको कोई मजदूरी नहीं मिलती है, इसलिए कृषि की वास्तविक लागत क्या हुई उसका मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से व्यक्तिगत और पारिवारिक कृषि में जहां एक तरफ कुछ फायदा है कि इससे क्या होगा, भूमि पर किसान का स्वामित्व तो सुरक्षित रहेगा और वो अपनी पसंद से कार्य करेगा और अपने उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन इसके साथ ही इसमें बहुत सारी कमियां हो जाती हैं कि एक तो छिपी हुई बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में बढ़ने लग जाएगी, भूमि जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने से उसके कृषि के यंत्रीकरण में बाधा उत्पन्न होगी, बड़े पैमाने पर कृषि के लाभ प्राप्त नहीं होंगे और कृषि की लागत का सही मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। हम लेते हैं तीसरी, पूंजीवादी कृषि। पूंजीवादी कृषि का मतलब क्या है, इसके अंतर्गत सरकार के द्वारा भूमि को अधिग्रहण करके उसे पूंजीपतियों, कंपनियों या बड़े बड़े जो कॉरपोरेशन है उनको बेच दिया जाता है। मतलब सरकार क्या करती है, कृषि का भूमि का अधिग्रहण करती है, या तो उसे पूंजीपतियों को दे देती है या बड़ी कंपनियों को या बड़े बड़े निगमों को बेच देती है। पूंजीपति इन भूखंडों पर मजदूरों की सहायता से कृषि कार्य करवाते हैं, जिसमें आधुनिक तकनीक एवं साधनों का प्रयोग किया जाता है। तो पूंजीवादी जैसा कि नाम से पता चलता है, इसमें या तो सरकार ऑक्शन करती है भूमि का उसको, तो बड़े बड़े पूंजीपति कंपनी या बड़ी कंपनियां या बड़े निगम उसको खरीद लेते हैं और इन पर वो अपनी पसंद की जिस कृषि में उनको जितना ज्यादा लाभ होगा उस आधार पर वो कृषि करवाते हैं कृषि का। परंतु इसमें क्या करते हैं, वो आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हैं, साधनों का बहुत अच्छा प्रयोग करते हैं और इसमें क्या होता है, भूमि का अधिकतम उपयोग किया जाता है, क्योंकि पूंजीपति का उद्देश्य क्या है, पूंजीवादी प्रणाली जो है वो निजी लाभ पर आधारित होती है, तो वो अपने लाभ को बढ़ाने की हर संभव कोशिश करते हैं और अपने लाभ के लिए वो श्रमिकों का शोषण भी कर सकते हैं। और किसानों का एक तरफ तो भूमि का उपयोग बहुत अच्छा होता है, आधुनिक तकनीक उपयोग होती है, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या होता है, उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाना, जिसके लिए वो आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हैं, आधुनिक साधनों का प्रयोग करते हैं, भूमि का अधिकतम प्रयोग करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि वो किसानों का, मजदूरों का ज्यादा शोषण करें। तो कहने का मतलब हुआ कि ये प्रणाली जो है उत्पादन में वृद्धि करने के लिए तो उपयुक्त हो सकती है, परंतु इसमें हमेशा निजी लाभ की भावना रहती है, तो इससे ना तो किसानों को लाभ होगा और ना ही सरकार को। जितना भी लाभ होगा वो पूंजीपति को प्राप्त होगा और देश में पूंजीवादी प्रणाली जो है और ज्यादा, या यूं कहें कि पूंजी का केंद्रीकरण जो है वो बढ़ता जाएगा, या भारत जैसे देशों में क्या होगा, इससे बड़े पूंजीपतियों को लाभ होगा और आय और धन के वितरण की जो असमानता है वो और ज्यादा बढ़ने लग जाएगी, जबकि सरकार का उद्देश्य क्या है, उस असमानता को कम करना जिससे अर्थव्यवस्था का विकास हो। लेकिन इस तरह की कृषि को अपनाने से ये आय और धन का वितरण जो है और ज्यादा बढ़ सकता है। इस प्रणाली से क्या होगा, किसानों को उनका जो भूमि का अधिकार है उससे वंचित होना पड़ेगा और वो भूमिहीन किसानों की श्रेणी में आ जाएंगे, जिससे पूंजी, और इसके साथ ही पूंजीवादी प्रणाली के जो और सारे दोष हैं वो भी कृषि क्षेत्र में देखने को मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब हुआ, पूंजीवादी कृषि से जहां एक और भूमि का अधिकतम उपयोग होगा, आधुनिक तकनीक का प्रयोग होगा, आधुनिक साधनों का प्रयोग होगा, तो उत्पादन तो बढ़ेगा, लेकिन ये सारे काम पूंजीपति जो है अपने लाभ को बढ़ाने के लिए करेंगे, जिससे पूंजी का केंद्रीकरण होगा जो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अच्छा नहीं है। इससे श्रमिकों का शोषण हो सकता है और आय और धन के वितरण की असमानता बढ़ सकती है, जो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए सही नहीं है। तो इस तरह से इसके ये लाभ और हानि हुए। अब लेते हैं सामूहिक कृषि। सामूहिक कृषि का जैसा नाम है कि इसमें विभिन्न छोटे छोटे जो भूमि के टुकड़े जो हैं उनको मिलाकर एक बड़ा फार्म बनाया जाता है, बड़ा खेत बना लेते हैं, मतलब उसका साइज बढ़ा देते हैं और उसका उत्तरदायित्व जो है काम करने का एक समिति को सौंप दिया जाता है। समिति में जिनके भूखंड होते हैं, जिन छोटे छोटे भूमि के टुकड़ों को मिलाकर बड़ा कृषि फार्म बनाया था, वो सारे उसके सदस्य होते हैं। मतलब 5 या 10 किसानों ने मिलकर अपने छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाया, 1-1 हेक्टेयर जमीन है, 10 किसान है तो 10 ने मिलकर 10 हेक्टेयर का एक बड़ा फार्म बनाया। तो सारे के सारे 10 के 10 जो किसान होंगे वो उसके
सदस्य बन जाएंगे और वो समिति जो है उस पर कार्य करेगी। तो इससे क्या होगा, इस भूखंड का बड़ा होने से बड़े पैमाने के लाभ प्राप्त होंगे। इसमें यंत्रों का हम प्रयोग कर पाएंगे, क्योंकि छोटे टुकड़े पर कृषि के यंत्रों का प्रयोग करना, जैसे ट्रैक्टर है जा ही नहीं सकता, थ्रेशर या जो मशीनें हैं उनका छोटे भूमि पर उपयोग नहीं कर सकते। तो बड़ा होने के बाद उसमें हम यंत्रों का प्रयोग कर पाएंगे, अच्छी तकनीक का उपयोग कर पाएंगे, जिससे सभी सदस्य जो हैं उसमें अपना लाभ बढ़ा सकते हैं। इस भूखंड पर क्या करेंगे, सारे के सारे जितने भी उस समिति के सदस्य हैं वो सारे कार्य करते हैं और जितना उनका योगदान होता है उनके आधार पर उनको पारिश्रमिक या मजदूरी दे दी जाती है। तो इससे क्या होगा, सामूहिक कृषि में एक तो सहयोग की भावना बढ़ेगी, खेतों का विकास होगा, इससे क्या होगा, और ना ही श्रमिकों का शोषण होगा। तो इस आधार पर, और ना ही उनमें कोई ये होगा कि किसी को ज्यादा मिल गया किसी को कम, क्योंकि उसमें जितना योगदान जो व्यक्ति करेगा उसके आधार पर उसको मजदूरी दी जाएगी। तो सामूहिक कृषि से क्या होगा, जो भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों के कारण जो समस्या आती है, कृषि का विकास नहीं हो पाता है, वो जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी और इसमें बड़े पैमाने के कृषि के जो लाभ होते हैं वो किसानों को मिलेंगे, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी तो और ज्यादा निवेश करेंगे और इससे कृषि में और ज्यादा विकास होगा, लोगों का जीवन स्तर जो है उसमें सुधार होगा और इससे ये अर्थव्यवस्था का विकास होगा। अब लेते हैं संयुक्त कृषि या जॉइंट फार्मिंग। सामूहिक कृषि में तो बहुत सारे किसान जो है वो मिलकर क्या करते हैं, एक समूह बनाते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर अपना खेती करते हैं। संयुक्त कृषि में क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा किसान साझेदार बन जाते हैं और उनके कृषि के जो साधन है उनका संयुक्त रूप से वो प्रयोग करते हैं और उपज से पहले ही वो निर्धारित कर लेते हैं कि किसको कितना हिस्सा मिलेगा। मान लो एक व्यक्ति की जमीन है, दूसरे के पास तकनीक है, तो वो जमीन वाला जमीन देगा और तकनीक वाला उस पर तकनीक का प्रयोग करेगा, या दूसरे के पास पूंजी है तो वो पूंजी लगा देगा, दूसरे के पास श्रमिक है तो वो श्रमिक लगा देंगे। तो इस तरह से दो या दो से ज्यादा व्यक्ति मिल जाएंगे और वो उस अनुपात में, जिस अनुपात में उन्होंने खेती में साधनों को प्रयुक्त किया है उस अनुपात में वो पहले ये निर्धारित कर लेंगे कि किसको उत्पादन का कितना हिस्सा दिया जाएगा। इससे क्या होगा, बड़े पैमाने की कृषि के लाभ प्राप्त हो जाएंगे, श्रम विभाजन के लाभ होंगे और अच्छे निर्णय लिए जा सकते हैं और कृषि को प्राप्त करने में सुविधा होगी। इससे कृषि का विकास जो है तेजी से हो पाएगा। कमी क्या है, कमी यह है कि इसमें दो या दो से लोग मिल गए, इसलिए उत्तरदायित्व किसका होगा, कितना किसका होगा ये निर्धारित करना संभव नहीं है कि किसका, यदि फसल में नुकसान होता है तो किसका उत्तरदायित्व होगा, ज्यादा होगा किसका कम होगा, ये इसमें निर्धारित नहीं होता, जिससे कृषि के विकास में बाधा हो सकती है, निर्णय लेने में विलंब हो सकता है और इससे छोटे किसानों का शोषण हो सकता है बड़ा किसान अपनी मर्जी मनमर्जी चलाकर वहां पर अपने हिसाब से खेती करे और अपने हिसाब से उपज का वो हिस्सा निर्धारित करे कि किसको कितना हिस्सा दिया जाएगा। एक होती है कोऑपरेटिव फार्मिंग या सहकारी कृषि। सहकारी कृषि का मतलब है कृषि की उस प्रणाली से है जिसमें कृषक अपने छोटे छोटे भूखंडों एवं साधनों को एकत्रित कर संयुक्त रूप से खेती करते हैं तथा उससे प्राप्त आय का वितरण भूमि के अनुपात के आधार पर करते हैं। इस तरह की कृषि की देखभाल भूस्वामियों द्वारा नियुक्त समिति करती है। मतलब इसमें क्या करेंगे कि बहुत सारे जो किसान हैं, वो छोटे छोटे किसान जो है अपने भूखंड और साधन सारे एकत्रित कर लेंगे और संयुक्त रूप से खेती करेंगे और इसमें क्या होगा, इससे प्राप्त आय का वितरण भूमि के अनुपात में दिया जाएगा, जिसकी भूमि जितनी है उसके अनुपात में उसको हिस्सा दिया जाएगा और इस कृषि की देखभाल भूस्वामियों द्वारा एक समिति बनाई जाएगी जो इसकी देखभाल करेगी। इस कृषि की विशेषता यह है कि इसमें खेती के स्वामी स्वेच्छा से इस समिति के सदस्य बनते हैं तथा जब चाहे इससे अलग हो सकते हैं। मतलब एक समिति बनाई है, किसान अपनी इच्छा से उस समिति का सदस्य बनता है, अपनी भूमि और साधन देता है और जब चाहे, जब उसे ये लगता है कि मुझे इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है तो वो समिति से अलग हो सकता है। तो इससे भी क्या होगा, बड़े पैमाने खेती के लाभ प्राप्त होंगे, आधुनिक कृषि उपकरणों का प्रयोग हो पाएगा और वित्तीय संस्थाओं से जो कृषि साख छोटे किसानों को नहीं मिल पाती है वो आसानी से मिल पाएगी। तो इस तरह से इस सहकारी कृषि के का मतलब हुआ और इससे ये फायदे हो गए। तो इस तरह से हमने ली कि कितने प्रकार की कृषि प्रणाली है।
इस तरह से हमने ली। पहला स्टेट फार्मिंग जिसमें सरकार का स्वामित्व है, व्यक्तिगत या पारिवारिक कृषि जिसमें स्वयं किसान का स्वामित्व है और परिवार के सदस्य काम करते हैं मिलकर उस पर। तीसरा हमने लिया पूंजीवादी कृषि जिसमें सरकार क्या करती है, भूमि का अधिग्रहण करती है, उसे पूंजीपतियों या बड़ी कंपनियों या बड़े निगमों को बेच देती है, वो अपने हिसाब से आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके खेती करते हैं। फिर हमने ली सहकारी कृषि जिसमें बहुत सारे किसान मिलकर क्या करते हैं, एक समिति बनाते हैं और उसके आधार पर अपना कार्य करते हैं। संयुक्त खेती में दो या दो से ज्यादा जो है वो किसान मिलकर अपने यंत्रों को और इन सबको भूमि के सहायता से खेती करते हैं। तो ये हुई हमारी अलग अलग प्रकार की खेती की प्रणाली या किस किस तरह की खेती की जाती है। थैंक यू।